जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इन 70-72 सालों में हमने खूब तरक्की किया है। लेकिन मेरे दोस्त, इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने देश को पूरे विश्व में नंबर 1 पे खड़ा करना है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे हमारा इंडिया 2030 तक वर्ल्ड लीडर बन सकता है और हम सब इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डी के मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जी हां, हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी हाई पावर मोटिवेशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज आपसे मिस ना हो। और हाँ, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम में बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हमारा देश भारत 2030 तक वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर के रूप में कैसे आएगा। आज 2030 तक के लिए, जी हाँ, इन 10 साल के लिए आज मैं 10 स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला स्ट्रेटजी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। जीडीपी आपको पता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, that is directly related to our economy। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन उसको रियल में और थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो पीएम मोदी लीड कर रहे हैं, इसे और अच्छा करने की ज़रूरत है। 1975-80 में हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन हमने हार्डवेयर इंडस्ट्री का अच्छे से वेलकम नहीं किया। रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, आज इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारे मशीनरी, बहुत सारे टूल्स हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और किसी भी देश के लिए ज़्यादा इंपोर्ट अच्छा नहीं होता। आज मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश 5वें नंबर पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है। पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे पे यूएसए आता है। हमें किसी भी तरीके से इस रैंकिंग को चेंज करना है। हमारे देश में बहुत जोर शोर से बायकट चाइना मूवमेंट चल रहा है। हम चाइना को बायकट करना चाहते हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट को डिनाई करना चाहते हैं। हम सॉफ्टवेयर का तो कर रहे हैं, लेकिन हम हार्डवेयर का नहीं कर पा रहे हैं। उसकी मजबूरी यही है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैक्सिमम पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी मशीनरी भी वहाँ पे बड़े लेवल पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसलिए हम चाह कर भी उनको बॉयकट नहीं कर पा रहे हैं। तो पूर्ण रूप से बॉयकट करने के लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें एमएसएमई को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो इंटरप्राइज हैं, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जब तक ये इम्प्रूव नहीं होंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को और बाकी जो कंपनीज हैं, चाहे वो एलएलपी हैं, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, इन सब को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा जो मैं बात करने वाला हूं, दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट। आप सबको पता है कि इन कोरोना क्राइसिस में हम सब अपने घरों के अंदर बंद थे। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सिवाय फूड ग्रेन्स, भोजन, सब्जियां, फल, दूध। ये सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और इम्प्रूव नहीं करेंगे, ये हम आने वाले जो इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, इनको हम सर्व नहीं कर पाएंगे, इनकी सर्विस नहीं दे पाएंगे। हमें
इस एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें जो फार्मर्स हैं उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कैसे हम मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, हम नए तरीके से खेती कैसे करें। हमें उनको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बताना होगा, हमें नए टेक्नोलॉजी के साथ उनको हेल्प करना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाइब्रिड सीड, दैट इज कॉल्ड जीएम क्रॉप्स, इनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। राइट प्राइस पे उनको फर्टिलाइजर्स मिल जाए, राइट प्राइस पे उनको पेस्टिसाइड्स मिल जाए और राइट टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ें उनको मिलता रहे, सो दैट कि इस जो देश का किसान है, अन्नदाता जो है, वो कभी सुसाइड ना करे, आत्महत्या ना करे, फांसी ना लगाए। क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है हमारे देश का जो 50% वर्कफोर्स है वो कृषि में लगा हुआ है, खेती करने में लगा हुआ है। उनको प्रॉपर सपोर्ट देना हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है। सो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे देश में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीइंग अ बिजनेस कोच मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इम्प्रूव नहीं करेंगे, थोड़ा दिक्कत जाएगा। हमें यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है कि आपने एक ऑफिस में अप्लाई कर दिया, जो भी आपको लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए और बाकी जितने भी लीगल और गवर्नमेंट सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको एक ऑफिस से कंप्लीट होना चाहिए विथ द डेडलाइन ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के अंदर अंदर सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए। आज सिनेरियो ऐसा नहीं है। आज हमें बहुत भटकना पड़ता है अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस के लिए और अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ के लिए। और जितने भी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हैं, जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए बिजनेस ऑनर्स हैं, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। बैंक की सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट और बाकी लोकल पीपल का भी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं देंगे, हमारे देश से जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो अगर बेरोजगारी ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट करने हैं, तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ द 4th, एजुकेशन फॉर ऑल। नेल्सन मंडेला ने बड़ा अच्छा लाइन बोला था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और इसका इस्तेमाल किसी भी नेशन को अच्छा करने में किया जा सकता है। जी हाँ, एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जो हर इंसान को एक सही इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और साथ ही साथ उसको स्किल से भर दे। ऐसी स्किल, ऐसी एजुकेशन सिस्टम की आज हमें ज़रूरत है। आज बड़े बड़े सिटी में तो अच्छे एजुकेशन सिस्टम हैं, अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमें गांव लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहां पे बड़े बड़े टैलेंट हैं, बड़े बड़े क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो बहुत अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं, लेकिन अफसोस वहां तक आज टॉप लेवल की बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबको मिल के काम करना है कि किस तरीके से हम गांव के बच्चों को अच्छा करने में हेल्प कर पाएं।
हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, विलेज के बच्चों को इम्प्रूव करने में काम करे। विलेज में अच्छे टीचर्स की कमी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अच्छे टीचिंग टूल्स की कमी है। तो इन कमी को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो दिल है वो गांव में रहता है। गांव के बच्चे ज़्यादा मेहनती हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है बोले तो। और हाँ, अभी एजुकेशन में नया कुछ पॉलिसी आई है, 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि थोड़ा इम्प्रूव किया गया है सिस्टम को। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है उसको चेंज करके उसको प्रैक्टिकल में लाना है। हमने पॉलिसी को देखा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन ज़रूरत इतनी है कि ये पॉलिसी सिर्फ पेपर पे ही सीमित ना रहे, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इस इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट को, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेसर, टीचर्स, इन सब को आके काम करना पड़ेगा। क्योंकि अपने इंडिया में पॉलिसी तो बहुत बनती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, वो ग्राउंड पे नहीं आ पाता, इसलिए दिक्कतें जाती हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, सिस्टम सही हो जाएगा, हर बच्चा पढ़ेगा और सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ेगा, वो एक स्किल बेस्ड पढ़ाई पढ़ेगा, वो अपने स्किल के ऊपर काम करेगा, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करेगा, और वो एक नौकर बनने के लिए नहीं बल्कि वो एक मालिक बनने के लिए पढ़ेगा। सो एजुकेशन फॉर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें गांव लेवल पे, शहर लेवल पे, हर जगह पे एक इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ केयर फॉर ऑल। हम सब ने कोरोना पैंडेमिक में, कोरोना क्राइसिस में सब ने देखा है कि अभी भी हमारे देश की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है। इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, उनको सर्व करने के लिए हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी नहीं है। हम सब ने देखा है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा सजेशन है हर लेवल पे काम होना चाहिए। इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होना चाहिए। एक बेसिकली एक वैन होता है, एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है जिसके अंदर सारे सेटअप्स होते हैं। और ये वैन, ये जो MMU है, जी हाँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये मूव करते रहना चाहिए, इनको कैंपिंग करनी चाहिए, जिससे हम हर लेवल के इंसान को सर्व कर पाएँ। हमें अच्छे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें कुछ डिजिटल मेडिकल सिस्टम जनरेट करने की ज़रूरत है, ताकि एक छोटा सा गांव में बैठा हुआ इंसान भी एक बड़े सिटी के टॉप डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, डॉक्टर उनको देख पाएँ, उनको है ना गाइड कर पाएँ, उनको बता पाएँ, उनको अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएँ। आज डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, ये किया जा सकता है। तो हमें इन हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। जी हाँ, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी, दैट इज़ द मोबाइल नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी। जियो की वजह से यूँ तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है इंटरनेट यूज करने में। दैट इज़ द वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। लेकिन फिर भी इन इंटरनेट का और सही इस्तेमाल करने के लिए हमें ब्रॉडबैंड लाइन पर फोकस करना पड़ेगा। हमें ब्रॉडबैंड लाइन को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी जो ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ है वो बड़े शहरों, है ना, 1 टियर 2 टियर सिटीज़ में अवेलेबल है, इवन 3 सिटीज़ में भी कहीं कहीं पे है। हमें ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ को गांव-गांव तक लाने की ज़रूरत है, और कम से कम इन ब्रॉडबैंड की जो स्पीड होनी चाहिए वो 2 Mbps होनी चाहिए। जब तक 2 Mbps स्पीड नहीं होगी, हम सही तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सही तरीके से अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और बाकी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आज के टाइम में
जो कि डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है हर सेक्टर के लिए, दैट इज़ द इंटरनेट कनेक्शन। तो हमें मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को गांव लेवल पे, रिमोट एरिया में और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए ब्लड होता है, बोन होता है, मसल्स होता है, जो कि सब कुछ कनेक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज कनेक्टिविटी, एविएशन सेक्टर, पोर्ट्स, इन सब को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एक दोस्त ने मुझे बोला था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अमेरिका डेवलप्ड है इसीलिए वहाँ पे रोड अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है? एक्चुअली वहाँ पे रोड अच्छे हैं इसीलिए वो इतना डेवलप है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैंने खुद विजिट किए हैं, जहां पे अच्छी सड़कें नहीं है, वहां पे बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली रोड कनेक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेलवे की भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमें रेलवे कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम करना है। एविएशन सेक्टर को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दैट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर में हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, लेकिन अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो सही नहीं है देश के लिए। हमें अभी तुरंत एक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की ज़रूरत है। बच्चे दो ही अच्छे, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लेंगे हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम इतने बड़े फास्ट ग्रोथ वाले है ना पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करें तो आगे दिक्कत जा सकती है। तो बाकी जिस तरीके से हम लॉ और एक्ट लेके आ रहे हैं, हमें तुरंत पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़रूरी है किसी भी नेशन के लिए, जो हमसे मजबूत बनाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब आप मजबूत रहेंगे तभी आपको कोई बड़ा देश, मजबूत देश आपकी इज्जत करेगा। 3 तरीके की सिक्योरिटी होती है, डिफेंस सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। इन तीनों ही क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से काम करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे चल के इम्प्रूव कर पाएंगे सुरक्षा के साथ। हमें टेररिज्म के साथ भी लड़ना है, हमें साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे कोई राष्ट्र डेवलप करता है, आगे बढ़ता है, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं, उनके ऊपर अटैक भी बढ़ते हैं। तो हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करना है। एक बड़ी बैड न्यूज़ यही है कि हमारा देश हथियार का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इंपोर्ट किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ इतने बेस्ट ब्रेन है, सब कुछ है, हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हम मैन्युफैक्चरिंग खुद क्यों नहीं कर सकते? हमें R&D के ऊपर खुद काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद में इतने इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे इस चीज़ को, खुद में जब हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम जा सकती है। सो सिक्योरिटी सिस्टम को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में 9/11 के बाद कोई भी बड़ा हमला नहीं हुआ, ठीक हमें भी उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट दैट इज़ द 10th लास्ट पॉइंट, दैट इज गुड गवर्नेंस सिस्टम। मैंने अभी तक जितने भी सेक्टर्स आपके सामने बताए हैं, इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गुड गवर्नेंस सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज हमें करप्शन फ्री सिस्टम की ज़रूरत है। पंचायत पीपल टू प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग, जितने भी लोग इस सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, सबको पूर्ण देशभक्ति के साथ, एक सच्चे भावना की लेकर एक अच्छे देशभक्त के रूप में इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ये 10 साल के लिए मैंने 10 स्ट्रेटजी आपको दिया है।
इनके अलावे हमें माइनिंग सेक्टर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें एरोस्पेस और बाकी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। बट इन 10 सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। और हाँ, 1 बाय 1 नहीं, इन 10 सेक्टर पर एक साथ सारे डिपार्टमेंट को पूर्ण विश्वास के साथ काम करने की ज़रूरत है। तब हमारा देश 2030 तक वर्ल्ड लीडर के रूप में खड़ा हो पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि और हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे इन 10 साल में हमारा इंडिया 2030 तक वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आ पाए, उभर के आ पाए। ये वीडियो सारे देशवासियों तक पहुंचाइएगा। ये वीडियो इंडिया के सारे सिटीजन के मोबाइल तक होना चाहिए, ताकि वो समझ पाएं कि उनका रोल क्या है और उनका गोल क्या है। क्योंकि जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सिस्टम को गाली देने से, पॉलिटिकल लीडर को कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं होगा। हम सबको अपना अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। इतना समय निकालकर हमारे वीडियोज को देखने के लिए आप सबको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।